नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हम हैं हिंदी की पाठ्यपुस्तक जो कक्षा 11 की है, दिगंत, उसको लेकर कक्षा 11 की इस पाठ्यपुस्तक के 8वें अध्याय की आज चर्चा हम करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति है। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जो बिहार के एक अति प्रभावशाली लेखक हैं। तो हम प्रत्येक कक्षा की भांति सबसे पहले लेखक के बारे में एक परिचय प्राप्त करेंगे, उसके पश्चात हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि एक नई विधा, यदि विधा शब्द से आप परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि विधा का अर्थ होता है, जैसे हिंदी में दो प्रकार की सामान्यतः विधाएं चलती हैं, गद्य और पद्य। और गद्य के अंतर्गत भी कई उसके भेद हैं, जैसे आप जानते हैं उपन्यास, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृतांत, यह सारी चीज़ें गद्य विधा के अंतर्गत आती हैं। उसी में एक नया जो आपके सामने प्रस्तुत है आज, वह रिपोर्ताज है, अर्थात रिपोर्टिंग। उसी को हिंदी में रिपोर्ताज कहा जाता है। तो यह रिपोर्ताज की भाषा शैली में लिखा गया है। तो आज हम इसी रिपोर्ताज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस विषय वस्तु को लेकर फणीश्वर नाथ रेणु ने इसकी रचना की है। इसमें आंचलिक शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया है। आंचलिक शब्द से भी हम परिचित होंगे। तो आइए देखते हैं पहले लेखक के बारे में। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिंगना, जो जिला पूर्णिया में है, किंतु यह वर्तमान में अररिया में स्थापित है, वहाँ हुआ था। और यदि निधन की बात करें तो 11 अप्रैल 1977 को इनका निधन हुआ था। इनके पिताजी का नाम शीलानाथ मंडल था। और इनकी यदि शिक्षा की बात करें तो इनकी तीनों प्रकार की शिक्षाएं, यानी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च जो शिक्षा हुई, ये अलग अलग जगहों पर हुई। जैसे प्रारंभिक शिक्षा इनकी गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में हुई। और यदि माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय, जो विराटनगर नेपाल में स्थित है, वहाँ इनकी जो माध्यमिक शिक्षा पूरी हुई। यदि इनके भाषा ज्ञान की बात करें तो इन्हें कई भाषाओं पर अधिकार प्राप्त था, जैसे मैथिली, जो इनकी अपनी भाषा थी, हिंदी में यह बहुत जानकार थे हिंदी के, क्योंकि हिंदी में ही सारी रचनाएं ज़्यादातर करते थे, अंग्रेजी, और इसके अलावा बांग्ला और नेपाली के भी अच्छे जानकार थे। इनकी भाषा इस प्रकार से विस्तृत है। विशेष संपर्क की बात करें तो विराटनगर, जिस समय वह माध्यमिक स्कूलों में थे, उनकी पढ़ाई चल रही थी, उसी समय वीपी कोइराला से संपर्क में आए, जो और कालांतर में धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया। और वही जो उनका साथ वहाँ मिला वीपी कोइराला का, वही उन्होंने ही इन्हें उन्मुख किया राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए। और यदि राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में इनकी सक्रिय भागीदारी रही। 1950 में, यानी कि भारत की आज़ादी के पश्चात 1950 में नेपाल में दमनकारी, अत्याचारी राजशाही के विरुद्ध क्रांति की और राजनीति में वहाँ भी जीवंत भूमिका निभाई। 1972 के बाद पुनः राजनीति में सक्रिय हुए। हम सब जानते हैं कि 1972, 73, 74 ये सब जो समय था राजनीतिक, भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से एक संक्रमणकालीन दौर था। उस दौरान यह फिर राजनीति में सक्रिय हुए और निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े। लेकिन दुख की बात है कि यह हार गए थे। और फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण, आप सभी जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण 1974 में बिहार में जो उस समय संघर्ष चल रहा था
आप कक्षा 12 में पढ़ेंगे भी, जयप्रकाश नारायण द्वारा एक बड़ी ही प्रचलित भाषण दी गई थी पटना के गांधी मैदान में। तो जयप्रकाश नारायण पुनः राजनीति में जैसे सक्रिय हुए थे, उसी प्रकार जयप्रकाश नारायण के ही आग्रह पर फणीश्वरनाथ रेणु भी पुनः राजनीति में सक्रिय होते हैं। और बिहार में जो उस वक्त आंदोलन चल रहा था, जिसके छात्र संघर्ष समन्वय समिति उसमें मुख्य भूमिका में था, तो उस आंदोलन में सक्रिय हुए थे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में पद्मश्री की उपाधि त्याग दी इन्होंने। चूँकि मैंने अभी कहा कि जिस प्रकार की स्थिति उस समय चल रही थी भारतीय राजनीति में, उस वक्त जो प्रबुद्ध लोग थे, विद्वान लोग थे और लेखक थे, तो ऐसे लोग राजनीतिक जो संघर्ष उस समय चल रहा था, और संक्रमणकालीन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उस समय दौर था राजनीति के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, तो उस वक्त जितने प्रबुद्ध लोग थे वह जो शीर्षस्थ हमारी जो केंद्रीय सत्ता थी उसके विरोध में एक आवाज़ मुखर होकर उठा रही थी। तो उसी में यह भी शामिल थे और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए इन्होंने अपने पद्मश्री की उपाधि भी लौटा दी थी। यदि इनकी वृत्ति की बात करें तो 1948 से 50 के बीच फारबिसगंज के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी की। ये बड़ी अजीब है, इतने बड़े लेखक और इन्होंने एक सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी की। लेकिन इसका उन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया, सदुपयोग उसका उन्होंने क्या किया कि इस दौरान वहाँ की सभी पुस्तकें पढ़ गए थे। यानी जिस वक्त यह पुस्तकालय में पुस्तकपाल की नौकरी कर रहे थे, उसी वक्त चूँकि पुस्तकों के बीच में इन्हें रहना था, तो पुस्तकों के बीच में रहते हुए इन्होंने जितनी पुस्तकें थी पुस्तकालय की, उन सारी पुस्तकों को ये पढ़ चुके थे। तो ये एक अलग ही इनके मतलब जानकारी में वृद्धि होने का एक बहुत बड़ा कारण वह पुस्तकालय रहा। ऑल इंडिया रेडियो में कुछ दिन नौकरी किया इन्होंने, और फिर चूँकि गांव से बहुत ज़्यादा लगाव था, आप देखेंगे कि आंचलिकता इनके लेखन में बार बार आती रहती है, तो गांव से बहुत लगाव होने के कारण गांव पर कृषि कार्य भी करते रहे, उसकी देखभाल करते रहे और फिर स्वतंत्र लेखन में ये जुट गए। आइए देखते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। बहुत इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उसमें इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह मैला आंचल है। तो यदि उपन्यास की बात करें तो उपन्यास इनका जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे, दीर्घ तपा, जुलूस और पलटू बाबू रोड, यह सारे उपन्यास हैं जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं इनके और हिंदी साहित्य के लिए भी। यदि कहानी संग्रह की बात करें तो ठुमरी, हाथ का जस, मेरी प्रिय कहानियाँ, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ये सभी कहानी संग्रह हैं इनके। ऋणजल, धनजल, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा, ये सब संस्मरण और रिपोर्टाज हैं। नेपाली क्रांति कथा हमने अभी देखा कि 1950 के दौरान जब वह नेपाल में राजशाही के विरुद्ध एक क्रांति चल रही थी वहाँ, उसका इन्होंने उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो उसी से संबंधित नेपाली क्रांति कथा इन्होंने लिखी थी। यदि आप इनकी सारी पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित रेणु रचनावली जो 5 खंडों में प्रकाशित है, उसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इनके द्वारा रचित उपन्यास और कहानियों पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें मैला आंचल और तीसरी कसम पर जो फिल्म बनी है वह काफ़ी लोकप्रिय हुई है। फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी के अप्रतिम कथाशिल्पी और लेखक थे। हिंदी के आंचलिक कथाकार के रूप में उनकी ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय है। यानी जो उपन्यास और कहानी कल्पनाओं पर आधारित थी, उसे अपने जन्म भाषा और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को आधार बनाते हुए और अपने गांव की भाषा के बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो प्रयोग इन्होंने अपने उपन्यास में, कहानियों में किया, वह आंचलिकता के रूप में सामने आया। और यह एक नया और अनूठा प्रयोग था
और हिंदी साहित्य के पाठकों और बड़े रचनाकारों के लिए यह एक वरदान साबित हुआ। यही कारण है कि आंचलिकता जो हिंदी साहित्य में एक शब्द आया, वह आंचलिकता फणीश्वर नाथ रेणु ने उसे भरपूर उसका प्रयोग किया, और यह हम मैला आंचल में भी देखते हैं, तीसरी कसम में देखते हैं, या जो हम अभी आज पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से उन्होंने पूर्णिया के अपने ग्रामीण अंचल तथा वहाँ के जीते जागते चरित्रों को पाठकों के मानस में अमिट कर दिया, क्योंकि इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो शब्द आम लोग बोला करते थे। यानी कि जो शब्द गांव के लोग, किसान, मजदूर, ये सारे काम कर रहे थे, उनके शब्दों को लेकर इन्होंने अपनी कहानियों को रचा है। रेणु में बाह्य परिवेश और सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रभावशाली अंकर की दुर्लभ प्रतिभा तो थी ही, पर उससे कहीं अधिक उनमें अपने पात्रों, चरित्रों के अंतर्मन में बैठने तथा उनका तद्वत चित्रण करने की सम्मोहक कला थी। यानी ऐसा नहीं है कि केवल कल्पना के आधार पर कुछ लिखना है, बल्कि एक लेखक सफल तभी होता है जब वह केवल एक लेखक के तौर पर नहीं, अपितु एक पाठक के तौर पर कुछ लिखता है। और हम देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी जो विषय वस्तु होती है या इनके जो पात्र होते हैं वह गांव से संबंधित होते हैं। जैसे हमने देखा कि पूर्णिया से संबंधित और आसपास के गांव से संबंधित विषय वस्तु को लेकर, पात्रों को लेकर यह रचते बुनते हैं अपनी कहानियों को, उपन्यासों को। तो यह जो है पाठक के मन पर एक अमिट छाप छोड़ता है, और पाठक बरबस ही अपने आप को वहाँ बैठा हुआ पाता है और उसे लगता है कि यह कहानी कोई कहानी न होकर उसकी ही कथा है। ये खासियत हमारे फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। उनकी अगाध संवेदना, सहानुभूति की बंकिम भंगिमा, दृश्यों और चरित्रों में अव्यक्त लय और संगीत को शब्दों में बांध लेने की सिफत उन्हें एक महान कलाकार बनाती है। रेणु की कला सहृदय पाठ और रसिक पाठकों को तटस्थ रहने नहीं देते, बरबस उन्हें अपने सम्मोहन में बांध लेती है। रेणु अपने समय के उन कुछ दुर्लभ कथाकारों में से हैं जिनके कथा गद्य में, संगीत में अंतर्व्याप्त गुण हैं। यानी कि इनके गद्य में, जबकि हम सभी जानते हैं कि गद्य पद्य के अंतर को जब हम समझते हैं तो पद्य में एक गेयता होती है, यानी कि उसे हम गा सकते हैं, लेकिन गद्य में इसका अभाव होता है। किंतु रेणु जी उन दुर्लभ लेखकों में हैं जिनके गद्य में भी पर्याप्त गेयता होती है। यानी इस प्रकार इनका प्रवाह होता है इनके गद्य लेखन में भी। कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण और रिपोर्टाज विधाओं में भी रेणु अनुपम दिखलाई पड़ते हैं। उन्होंने काफ़ी संख्या में संस्मरण और रिपोर्टाज लिखे हैं और अपनी पीढ़ी में इन विधाओं और रचना रूपों को ठहराव से उबार कर उल्लेखनीय गति और मोड़ दिया है। यानी ये दोनों जो विधा हैं, संस्मरण और रिपोर्टाज, उस वक्त नए थे और उस पर लेखनी चलाकर रेणु जी ने इसे एक नया मोड़ दिया है। उनके रिपोर्टाज दृश्य, घटना, परिवेश और पात्रों को यथानुरूप बदल देते हुए जीवंत कर देते हैं तथा पाठक की अंतरंगता हासिल कर लेते हैं। यहाँ प्रस्तुत पाठ उनकी पुस्तक श्रुत अश्रुत पूर्व से संकलित है। इस रचना में संस्मरण और रिपोर्टाज के मिले जुले गुण हैं। यानी कि इसमें संस्मरण का जो गुण होता है वह भी है, और रिपोर्टाज जो दोनों नई विधाएं हैं, इन दोनों के गुण इसमें व्याप्त हैं। कोसी, जिसे बिहार का शोक कहा जाता रहा है, यह उद्याम वेगों वाली खानाबदोश नदी लगातार अपना प्रवाह पथ बदलती रहती है। कोसी से हम लोग परिचित हैं। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उत्तर बिहार में बहने वाली एक नदी है। वह अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। तो मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसके साथ ही वह
जब जब मार्ग बदलती है अपने साथ जनमानस को तबाह बर्बाद करते हुए जाती है। तो जिधर से एक बार गुजरी कि वहाँ की धरती बालूचरों में बदलकर अनुर्वर हो गई। यानी जब नदी अपने प्रवाह के साथ बहती है तो वह अपने साथ बालू लेकर आती है, और वह कोसी जिधर से गुजरती थी उधर पूरी धरती जो है बालू से पट जाती थी। कोसी परियोजना के द्वारा कैसे कोसी के शोक विषाद को उल्लास में बदल दिया गया और मनुष्य के प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा यह चकित कर देने वाला परिवर्तन हो सका, यही इस रचना का विषय है। अर्थात यह जो पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं, इसकी जो विषय वस्तु है, पहले हम उसके बारे में समझ लेते हैं। कोसी उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है और कोसी अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। और मार्ग बदलती है तो केवल जितने प्रवाह गति से वह चलती है उसके सामने जो कुछ आता है समाप्त होता जाता है और वह आकर गंगा में मिल जाती है। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ से कोसी गुजरती थी वहाँ केवल बालू और रेत ही दिखाई पड़ते थे। तो ऐसी स्थिति में उस कोसी नदी पर कोसी परियोजना का जो निर्माण किया गया और उससे वहाँ की ज़िंदगी जो बदली, उसके आसपास के लोगों की, उसके आसपास के गाँवों की, उन जिलों का जो भाग्य बदला, वही विषय वस्तु इस पाठ का है कि कैसे कोसी पर यह जो परियोजना बनी उससे वहाँ के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। जो जगह केवल बालू ही बालू दिखाई पड़ते थे, जिन जगहों पे, वहाँ फसल कैसे अब लहलहा रहे हैं, इसकी चर्चा इस पाठ में होती है। आइए हम देखते हैं इस पाठ को। उसके पहले निर्मल वर्मा ने रेणु जी के बारे में जो कहा है उसे देख लेते हैं। बिहार के एक छोटे भूखंड की हथेली पर रेणु ने समूचे उत्तरी भारत के किसान की नियति रेखा को उजागर किया था। वह रेखा की किसान की किस्मत और इतिहास के हस्तक्षेप के बीच गुंथी हुई थी, जहां गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी के आदर्श, किसान सभाओं की मीटिंगें अलग अलग धागों से रेणु का संसार बुनती हैं। यानी ये सारी चीज़ें रेणु जी के आसपास रही हैं। रेणु ने जिस तिली से किसान के उदास धूल धूसरित क्षितिज में छिपी नाटकीयता को आलोकित किया था, उसी तीली से हिंदी के परंपरागत यथार्थवादी उपन्यास के ढांचे को भी एकाएक ढहा दिया था। यानी उपन्यास की जो पहले प्रवृत्ति चल रही थी उससे हटकर आंचलिकता को आपने इंट्रोड्यूस किया था। यह रेणु की अविस्मरणीय देन और उपलब्धि है। आइए पाठ शुरू करते हैं। कोसी या उसके किसी अंचल के संबंध में जब भी कुछ कहने या लिखने बैठता हूँ, बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि कोसी हमारे लिए नदी ही नहीं, माई भी है। पुण्य सलिला, छिन्नमस्ता, भीमा, भयानका, प्रभावती कोसी पैया। यानी कोसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी जो मुख्य विषय वस्तु है हमारा, कि यह केवल वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के लिए कोसी एक नदी मात्र नहीं रहती है। उसे लेखक पुण्य सलिला कह रहे हैं, यानी जिसका जल पवित्र हो। छिन्नमस्ता, एक हिंदू में एक देवी की चर्चा की जाती है जिनका मस्तक कटा हुआ होता है, जिन्हें छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। यह दुर्गा जी का एक रूप है। तो गंगा कोसी को केवल एक नदी न मानकर उसे माँ या छिन्नमस्ता का रूप यह माना जाता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। भीमा अर्थात भयानक, भयानका, प्रभावती कोसी पैया, ये सभी माना जाता है। हम कोसी के उस अंचल के वासी हैं जिससे होकर करीब 300-400 वर्ष पहले कोसी बहा करती थी। और यह तो सर्वविदित है कि कोसी जिधर से गुजरती धरती बांझ हो जाती। जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं कि कोसी जिस क्षेत्र से होकर गुजरती है वहाँ बालू ही बालू दिखाई देते हैं। तो जहाँ बालू अधिक मात्रा में पट जाता है
वहाँ की धरती जो है अनुर्वर हो जाती है। सोना उपजाने वाली काली मिट्टी सफ़ेद बालूचरों में बदल जाती। लाखों एकड़ बंध्या धरती उत्तर नेपाल की तराई से शुरू होकर दक्षिण गंगा के किनारे तक फैली परती के नक्शे को दो असम भागों में बांटती हुई। यानी हम सभी जानते हैं कि उत्तर बिहार में, यदि बिहार के भूगोल को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो हम जानते हैं कि बिहार को गंगा नदी बीच से दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो दोनों जो बिहार का भौगोलिक विभाजन जो किया गया है एक तरह से प्रकृति के द्वारा, वह उत्तर बिहार जो अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह नेपाल से सटा हुआ इलाका है और नेपाल चूँकि शिवालिक श्रेणी वहाँ से होकर गुजरती है, तो वहाँ से जितनी नदियाँ निकलती हैं, बूढ़ी गंडक, गंडक, ये सारी नदियाँ आकर अंततः मिलती हैं गंगा में, और इसी में कोसी भी है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर बिहार पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित इलाका होता है। और यदि दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में उस प्रकार का नदी जाल बिल्कुल नहीं है, अतः दक्षिण बिहार जो है वह सूखा से प्रभावित होता है। और यहाँ जिस कोसी की बात की जा रही है वह चूँकि उसमें वेग बहुत अधिक होता है, और यदि बिहार के भौतिक विभाजन की बात करें तो वो उसकी संरचना इस प्रकार है, यानी इधर से ढलान है और गंगा में आकर मिलती है नदियाँ, और इधर से भी ढलान है और गंगा में आकर मिलती है नदियाँ। तो ढलान होने के कारण नदी जो है और तेज़ गति के साथ गंगा में आती है। ऐसी स्थिति में जहाँ जगह मिलता है कोसी उधर चली जाती है, और जहाँ जहाँ कोसी जाती है वहाँ केवल बालू ही बालू दिखाई पड़ते हैं। इस परती के उदास और मनहूस बादामी रंग को बचपन से ही देखता आया हूँ, यानी बचपन से यह कोसी के आसपास रहे हैं, इनका बचपन बीता है। दूर तक फैली साकार उदासी, जिस पर बरसात के मौसम में क्षणिक आशा की तरह कुछ दिनों के लिए हरियाली छा जाती, वरना 12 महीने दिन रात सुबह शाम धूसर और वीरान। यानी केवल बरसात के मौसम में कुछ समय के लिए वह स्थान जो है हरियाली पड़ती थी वहाँ, अन्यथा 12 महीने सुबह शाम धूसर और वीरान हुआ करता था वह इलाका। और इस मरी हुई मिट्टी पर बसे हुए इंसान, मलेरिया और कालाजार से जर्जर शरीर, रक्त मांसहीन चलते फिरते नरकंकालों के समूह, जिनकी जिंदगी में न कहीं रस और न कहीं कोई रंग, रोने और कराहने के सिवा कुछ नहीं जानते थे, न हंसना न मुस्कुराना। यानी जहाँ इस तरह की स्थिति होगी मिट्टी की, वहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ जनमानस जो वहाँ हैं, वहाँ की स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वहाँ कई प्रकार की बीमारियों का जिक्र किया जा रहा है, जैसे मलेरिया, कालाजार। तो इन बीमारियों से लोग प्रभावित होते थे, और उन बीमारियों के कारण वहाँ के लोगों में शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पर दोनों स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती थी। इसका प्रभाव दुष्परिणाम यह होता था कि वहाँ के लोग हंसना मुस्कुराना न के बराबर करते थे, जिनके चेहरों पर हमेशा आतंक की रेखाएं छाई रहती और आँखों में दुनिया भर की उदासी। यानी उनके चेहरों पर उदासी ही छाई रहती थी, क्योंकि इस प्रकार से कब नदी का प्रवाह आए और न खेत में कुछ होने की स्थिति हो, बंजर सी भूमि हो, ऐसी स्थिति में आदमी कैसे खुश रहेगा। ऐसी आँखों में रंगीन और सुनहले सपने कैसे पल सकते। बचपन के उन दिनों की याद आती है। हर साल हमारे 1 दर्जन साथी हमजोली हमसे बिछुड़ जाते, हमारे साथ पढ़ने वाले, साथ खेलने वाले, और हर ऐसे मौके पर हमें यह एहसास होता शायद अगले साल हम भी नहीं रहेंगे। यानी जब एक बार बाढ़ का भंवर आता है तो वह कितनों को अपने साथ ले जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो लेखक लिखते हैं कि हमारे कई साथी उसमें बिछड़ जाते थे, कोई साथ पढ़ने वाला, कोई साथ खेलने वाला, क्योंकि उस बाढ़ की स्थिति में कब कौन समा जाए इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। अगले साल क्या, और इन्हें यह डर भी रहता था कि अगले साल हम रहेंगे या नहीं, लेकिन फिर यह संभलते हैं कि अगले साल क्या, अगले महीने या दूसरे ही दिन अथवा घड़ी भर में घड़ा फूट जा सकता है। हमने मैलेग्लैंड मलेरिया में मरते हुए लोगों को देखा था।
1.5 घंटे में ही मृत्यु मलेरिया से प्रभावित लोगों की। किंतु विधाता की सृष्टि में मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। वह निराशा के घोर अंधकार में भी नन्ही आशा का टिमटिमाता हुआ दीप लेकर आगे बढ़ता रहता है, अंधकार से लड़ता रहा है। मैंने शुरू में ही कह दिया है कि कोसी के किसी अंचल पर कुछ कहते समय मेरी बात बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाया करती है। आज ही नहीं, 20-25 साल पहले से ही याद है। 20-22 साल पहले डायन कोसी शीर्षक से मेरा एक रिपोर्टाज जनता में प्रकाशित हुआ था। जनता एक पत्रिका है जिसमें इनकी एक रिपोर्टाज प्रकाशित हुई थी, डायन कोसी। कोसी को यह डायन कह रहे हैं, जिसका अंत आशा भरे इन शब्दों में हुआ था कि परती के दिन फिरेंगे, प्राणों में घुले हुए रंग धरती पर फैल जाएंगे। यानी कि यह याद कर रहे हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जनता नामक पत्रिका में इनकी एक रिपोर्टाज छपी थी, डायन कोसी जिसका शीर्षक था। तो ये याद कर रहे हैं उस समय को कि मैंने क्या लिखा था। तो आज हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करने को विवश हैं, लेकिन हम फिर इस कक्षा के अगले हिस्से को, इस पाठ के अगले हिस्से को लेकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।